भाटी साहब, जैसा डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो तो हमें सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग जिसे आप कहें वैसा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग अव्वल तो टेस्ट करा नहीं रहे, करा रहे हैं तो घर के अंदर इन दिनों टेस्ट हो जाते हैं। राज्य सरकारों की तरफ से भी ऐसा बहुत प्रेशर नहीं है, शायद महानगरों में होगा, लेकिन बहुत सारी जो टियर 2 टियर 3 सिटीज हैं वहां टेस्टिंग इतनी जोरों पर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे अभी हमें समझना ही जरूरी है, जैसे हम शुरुआती दिनों से बात कर रहे हैं 2020 से, जो हमारी 2020 के अंदर या जो हमारी 2021 के अंदर टेस्टिंग स्ट्रेटेजी थी, निश्चित तौर पे 2022 के अंदर वो वाली पॉलिसी नहीं है। जैसा आईसीएमआर ने अपनी टेस्टिंग की गाइडलाइंस रिवाइज की थी फिलहाल सिचुएशन को देखते हुए, जैसा ओमिक्रॉन वेरिएंट के अंदर हमने देखा, थर्ड वेव के अंदर भारत में देखा कि उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, संक्रमण दर काफी ज्यादा है, और फिलहाल अभी हम देख भी रहे हैं वही हमारा एक डोमिनेंट वेरिएंट है, जो BA.2 और BA.1 वही डोमिनेंट वेरिएंट है, जिसकी वजह से केसेस ज्यादा आ रहे हैं। टेस्टिंग का जो अभी फिलहाल प्रोटोकॉल है वो हमारे जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स है उन्हीं का हम टेस्ट कर रहे हैं। देखिए, फिलहाल अभी अगर हम देखें जिस तरह से हमारी जीनोम सीक्वेंसिंग की जो भी रिपोर्टें आ रही है, उसमें ओमिक्रॉन के ही सब लीनिएजेस आ रहे हैं, जिसमें कि 2 नए सब लीनिएजेस, जिसमें BA.4 और BA.5। तो हालांकि ये भी ज्यादा ट्रांसमिसिएबल है, पर किसी भी तरह के सब लीनिएजेस में अभी तक फिलहाल ना थर्ड वेव में और अभी करंट जो केसेस सर्ज देखा गया है, कोई गंभीरता नहीं देखी गई है। अब यहाँ पर एक चीज हमें समझने वाली जरूरी है कि क्या अभी फिलहाल हमारे लिए जो नंबर है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है, आर वैल्यू, पॉजिटिविटी रेट, एक्टिव केसेस? नहीं, ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट या इनका बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है फिलहाल अभी की करंट सिचुएशन की बात करें तो। यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा देखने वाली बात है कि किसी भी तरह की हमारी सीवियरिटी या गंभीरता तो नहीं देखी जा रही। हाँ, एक चीज इसमें बिल्कुल जरूर नोटिस हो रही है, जो हमने थर्ड वेव के अंदर भी देखा, जो हमारा ओमिक्रॉन है और इसके जो सब लीनिएजेस हैं, ये इम्यून एस्केप जरूर कर रहे हैं। मतलब आपको एक बार इन्फेक्शन हो चुका है या आपको वैक्सीन भी लग चुकी है, तो आपको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के केसेस काफी ज्यादा फिलहाल भी अभी हम जो पॉजिटिविटी रेट देख रहे हैं, जो केसेस आ भी रहे हैं हमारे पास, इनको ऑलरेडी पहले से जो है वैक्सीन लग चुकी है। तो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन निश्चित तौर पे ज्यादा हमने इसके अंदर देखा गया है। इसके अलावा हम बात करें तो लोगों के अंदर एंटीबॉडीज भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया है, क्योंकि आप ये देखिए कि काफी सारी संख्या ऐसी है जिनको 9 मंथ पूरे नहीं हुए हैं अभी, क्योंकि 9 मंथ से पहले आप एलिजिबल नहीं हो सकते बूस्टर के लिए, तो वो लोग भी ससेप्टेबल हो जाते हैं। इसके अलावा एक हमारा काफी बड़ा ऐसा गैप है, जिसमें अगर हम बच्चों की भी बात कर लें, बच्चे भी अभी आप ये देखिए कि जो 12 साल से नीचे वाला एज ग्रुप है, जिसके लिए ऑलरेडी वैक्सीन अप्रूव हो चुकी है, तो वो भी ससेप्टेबल एज ग्रुप है, उनके लिए अभी वैक्सीन फिलहाल रोल आउट नहीं हुई है। इसके अलावा बहुत सारी रीजन अभी देख रहे हैं, जिसकी वजह से ये नंबर्स तो निश्चित तौर पे बढ़ेंगे, क्योंकि अब समर वेकेशन आ गया है, ट्रैवल ज्यादा बढ़ गई है। आप ये देखिए इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रैवल अब काफी ज्यादा बढ़ गई है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज पूरी फुल फ्लैश पे चल रही है, तो ये बहुत सारी रीजन है। पर अभी फिलहाल अगर हम टेस्ट करें काफी ज्यादा रैंडमली जिस तरह से हम कर रहे थे, तो ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अभी जिस तरह से स्टेट को सभी को गाइडलाइंस गई है कि ज्यादा से ज्यादा हमें सैंपल साइज बढ़ाना है जीनोम सीक्वेंसिंग का, ताकि हम ये ध्यान रख सके कि कोई नया वेरिएंट तो नहीं आ रहा है। राइट, भाटी साहब के पास रहता है एक अपडेट वैक्सीनेशन का। भाटी साहब, जितना नंबर्स जो हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट एट पार ही हैं, मतलब वैक्सीनेशन की रफ्तार देश में अच्छी है। हाँ, मैं बूस्टर डोज को लेकर जरूर वो नंबर उतना तेज नहीं है, लेकिन जो फुल्ली वैक्सीनेटेड जिसे हम डबल डोज कहें, वहां तो एक अच्छा नंबर अचीव कर चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए डबल डोज से वैक्सीनेटेड वाले लोगों की संख्या बिल्कुल सेटिस्फाइड है, नंबर सेटिस्फैक्ट्री है। बट हम बच्चों की भी बात करें जो 15 से 17 साल का एज ग्रुप है, उनके अंदर भी काफी अच्छी स्पीड अप हुई है वैक्सीनेशन, निश्चित तौर पे 12 से 14 साल का, क्योंकि उनके लिए अभी सिंगल कॉर्बेवैक्स वैक्सीन उपलब्ध है, और तो उनकी संख्या कंपैरेटिवली अभी फिलहाल कम है। अभी उनके अंदर अभी काफी लोग बचते हैं जो नॉन वैक्सीनेटेड है। और इसके अलावा जो फिलहाल हम वैक्सीनेशन के अलावा एक चीज और भी जो देख रहे हैं, अभी हमारा जो करंट डेटा आया है जीनोम सीक्वेंसिंग का, उसके अंदर अभी फिलहाल देखा गया है कि जो डोमिनेंट वेरिएंट है वो BA.2 ही है, जिसका जो है थर्ड वेव का कारण बना था भारत के अंदर। बट इसके अलावा जो एक और डेटा आया है, जिसके अंदर आपके ओमिक्रॉन के सब लीनिएजेस है, BA.4 और BA.5, ये ज्यादा ट्रांसमिसिएबल है BA.2 से। तो अगर अब ये ज्यादा डोमिनेंट हो जाते हैं फिलहाल BA.4 और BA.5, तो जो सर्ज है वो ज्यादा हो सकती है, नंबर ज्यादा बढ़ने के चांसेस रह सकते हैं।
तो ये हमें अभी थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वेव में, जितना ज्यादा वायरस का रेप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, उतने नए वेरिएंट आने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। इसीलिए फिर ये जो गाइडलाइंस गई है स्टेट के पास कि जिस भी क्लस्टर के अंदर नंबर ज्यादा बढ़ रहे हैं, वहां पे जीनोमिक सीक्वेंस हमें ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। तो भाटी साहब, अलग अलग तरह की रिपोर्ट से आपका वास्ता पड़ता है, किस तरह के इश्यूज ज्यादा हो रहे हैं लोगों में लॉन्ग कोविड की अगर बात करें? सबसे ज्यादा तो इस तरह के जो पोस्ट कोविड में फिलहाल हमने देखा था, वो एक जस्ट कोविड के आफ्टर हमने वो म्यूकरमाइकोसिस वगैरह के केसेस देखे थे। उसके बाद पोस्ट कोविड में स्पेशली जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया, क्लॉटिंग वाले, इस तरह के हमारे पास पल्मोनरी एंजियो वगैरह, सीटी एंजियो जैसे केसेस काफी ज्यादा, जिनके अंदर पेशेंट्स की इस तरह की क्लॉट्स वगैरह डिटेक्ट हुए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे जो न्यूरोलॉजिकल केसेस है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। पेशेंट इस तरह की कंप्लेंट करता है, हेडेक और लॉन्ग, उसके बाद फिर वो स्कैन कराने आते हैं। ऐसे काफी सारे मल्टीपल केसेस आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक बॉडी के किसी एक ऑर्गन को अफेक्ट करता है। पोस्ट कोविड सिक्वेल में हमने देखा है कि ये हर एक बॉडी के ऑर्गन को अफेक्ट करता है, और हमारे पास जो मल्टीपल जो इन्वेस्टिगेशंस पेशेंट्स के इस तरह के आते हैं, जिनको सेकेंड वेव में कोविड हुआ था या जिनको फर्स्ट वेव के अंदर कोविड हुआ था। आप तमाम महानुभावों का बहुत शुक्रिया।